बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिसंबर की सर्दियां थीं। मेरे शौहर ने रात मुझसे लड़ाई करके मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं बांझ थी। मैं वहां से रोते हुए चली गई। हर तरफ सन्नाटा था। जब मैं एक बेरी के दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो होश उड़ गए क्योंकि मैं हामिला हो चुकी थी। ये बात शौहर को मालूम हुई तो मुआफी मांगकर वापस घर ले गया। लेकिन जब वक्त आने पर मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चे को देखते ही शौहर चीखने लगा क्योंकि वो तो मेरा नाम हुरिया है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सादा थी। मैं महंगे महंगे रेस्तोरां में नहीं जाती थी। मुझे खुशी देता था किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाना, चाय पीना एक लुत्फ देता था मुझे। मेरी दोस्तें कहती, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो। और मुझे इस बात का गरूर भी नहीं था। मेरे लिए रिश्ते, उनकी मोहब्बत ज्यादा अहम थी। मैं चाहती कि ममा बाबा मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करें, मुझे वक्त दें, हम नॉर्मल जिंदगी गुजारें। पर सबके लिए पैसा अहम था और सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ रहे। मेरे कई रिश्ते आ रहे थे। मम्मा चाहती थी कि पढ़ाई के फौरन बाद मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो जाऊं। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी कि जिसके पास मेरे लिए वक्त हो, जो मेरे पैसे से ज्यादा मेरी जात से मोहब्बत करने वाला हो, जिसके लिए मेरे आंसू बहुत अहम हों। मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। इस पर किसी को कोई एतराज भी ना था। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। मुझे लगता कि मैं जिस शख्स के ख्वाब देखती हूँ, जिसके बारे में सोचती हूँ, पता नहीं वो मुझे मिलेगा भी या नहीं। पर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन था। मुझे लगता था कि मुझे एक अच्छे दिल का इंसान जरूर मिलेगा। मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ बिन मांगे मिला था और पहली मर्तबा मैं किसी ऐसे शख्स का साथ मांग रही थी कि जिसके बारे में सुनकर मेरी दोस्तें हंसतीं। वो कहती कि तुम किसी और जमाने में रहती हो। इतने अच्छे दिल का इंसान तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलने वाला। तुम किसी और सैयारे पर चली जाओ, वहां शायद तुम्हें अपने ख्वाबों का शहजादा मिल जाए। पर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन था। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी जब मेरी मुलाकात असद से हुई थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। बहुत कम गो और रौबदार शख्सियत का मालिक था। अक्सर लड़कियां उससे दोस्ती करने की ख्वाहिशमंद थीं। पर वो कहता कि एक लड़के और लड़की की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये सब झूठ होता है। मैंने अक्सर उसे अकेले बैठे हुए देखा था। कई बार दिल किया उससे बात करने को, पर हिम्मत ही नहीं होती थी। पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी से बात करने में इतना झिझक रही थी। जब एक दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए असद सड़क किनारे खड़ा मिला था। शायद उसकी मोटरसाइकिल खराब हो चुकी थी। मैंने उसे देखकर गाड़ी रोक ली और वो मुझे देखते ही मुस्कुराया था। और मेरे लिए ये एक खुशगवार हैरत थी क्योंकि हमारी अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। और अचानक से उसका मुझे देखकर मुस्कुराना, न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसे लिफ्ट दी। उसका घर एक मोहल्ले में था। बहुत बड़ा घर नहीं था, पर दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारे रास्ते हमारी सरसरी सी बात हुई थी और वो शुक्रिया कहता हुआ आगे बढ़ गया। और अचानक से उसने पीछे मुड़कर देखा और मुझे कहने लगा कि मेरी अम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, अगर आप पीना चाहें तो। और मैं फौरन उसके साथ चलने लगी थी। उसकी ममा, उसकी बहनें सब ही बहुत अच्छी थीं। मैं पहली मर्तबा ऐसे किसी के घर में गई थी, पर मुझे किसी से भी अजनबियत महसूस नहीं हुई थी। सबसे बहुत प्यार मिला था। सब मुझे ऐसे मिल रहे थे कि जैसे बहुत पहले से जानते हों। और वापसी पर असद मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया था और उसकी वालिदा ने कहा, बेटी इस घर को अपना घर समझना, जब दिल करे तुम आ सकती हो। और फिर ऐसे मेरी और असद की बातचीत होने लगी। वो जो कहता था कि एक लड़की और लड़के की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, उसने खुद मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मैं असद को पसंद करने लगी थी। दिन रात मेरे ख्यालों में वो बसता था। इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हर चीज प्यारी लगती है। हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। ये एक तरफा मोहब्बत थी जो मुझे असद से थी। अभी तक उसने एक बार भी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। हमारी तालीम मुकम्मल होने वाली थी। 2 साल कैसे गुजर गए वक्त का पता ही ना चला था।
पर असद अक्सर यूनिवर्सिटी से गायब होता था। मुझे कहता कि गांव जाना होता है तो वहां देर सवेर हो जाती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता। वो बिल्कुल मेरा आइडियल था। जब एक दिन मैं असद के घर चली गई तो देखा कि एक लड़की असद की मां के पांव पकड़े रो रही थी। वो कह रही थी कि आपके बेटे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, उससे कहें कि मुझसे शादी कर ले। पर जैसे ही आंटी ने मुझे देखा तो कहने लगी कि ये लड़की पता नहीं कौन है और पता नहीं कौन से फैसल का नाम ले रही है। मैं तो परेशान हो गई हूं। और असद की मां ने उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया था। पर पता नहीं क्यों उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। मैंने कहा, आंटी, कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बता सकती हैं। तो वो कहने लगी कि बस हम इस मोहल्ले में नए आए हैं और पता नहीं कि ये कौन लड़की है। आजकल हालात भी तो इतने खराब हैं, मेरा दिल घबरा जाता है। इसलिए मैं ये सोच रही हूं कि हम ये घर बदल लें। पर क्या करूं, असद मेरा इकलौता बेटा है। जो जमीनें थी हमारी वो भी छिन गई हैं और ये किराए का घर है। असद की जॉब भी नहीं है, ऊपर से 2 बहनों की जिम्मेदारी। आंटी रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली दी कि आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूं। पर आंटी ने कहा कि ये बात असद को मत बताना, अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। मुझे उसके गुस्से से बहुत डर लगता है। मैं जानती हूं तुम असद को बहुत पसंद करती हो, पर बेटी तुम जानती हो हमारे और तुम्हारे स्टेटस में बहुत फर्क है। मेरा बेटा भी तुमसे मोहब्बत करता है, घर में हर वक्त तुम्हारी बातें करता रहता है, पर डरता है वो तुमसे अपने प्यार का इजहार करने से। वो चाहता है कि जब तक कुछ बन ना जाए वो किसी भी सूरत हुरिया पर अया ना होने देगा कि वो तुम्हें चाहता है। मैं जो समझती थी कि असद को मुझसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक दोस्त होने की वजह से वो मेरा ख्याल रखता है, मैं ये सब कुछ जानकर बहुत खुश थी और खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। मैं तो असद की तबीयत का पूछने के लिए आई थी, पर अच्छा हुआ कि मुझे असद के घरेलू हालात का पता चल गया। मैं घर वापस गई। जब रास्ते में देखा कि जो लड़की असद के घर थी वो चलती गाड़ी के आगे आ गई। इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे। वो जिंदा नहीं बच सकी थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। कैसी लड़कियां होती हैं जो मोहब्बत में इतना आगे चली जाती हैं कि हलाल और हराम में फर्क ही नहीं कर पाती और अपने माँ बाप की इज्जत को भी रौंद डालती हैं और फिर ऐसे खुदकुशी करके जमाने के सामने मजीद अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल देती हैं। मेरा दिल बहुत खराब हुआ था। जैसे ही घर पहुंची तो बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि मैं फुफ्फो बनने वाली हूं। घर में फंक्शन रखा गया था और मैंने अपने सब दोस्तों को इनवाइट किया था। असद भी आया था और उसकी फैमिली भी। पर मेरी ममा को वो लोग अच्छे नहीं लगे थे। ममा ने कहा कि दोस्त होने तक तो ठीक है, पर ये लोग, इस लड़के की माँ बहनें, सब बनावटी से लगे। और इस बात पर मैं अपनी ममा से लड़ पड़ी कि बनावटी नहीं है वो लोग, जो अंदर से हैं वही बाहर से नजर आते हैं। हमारी सोसाइटी की तरह चेहरे को छुपाकर नहीं रखते। पर ममा ने कहा, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम बहुत मासूम हो और ना समझ हो। तुम नहीं जानती लोगों के कई रंग रूप होते हैं। तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। पर मैं मजीद बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं मंजर से हट गई। भाभी की गोद भराई की रस्म भी मुकम्मल हो चुकी थी। असद को ऐसे अपने घर देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी और ये बात सब दोस्तों के साथ घर वालों ने भी नोट की थी और मुझे किसी की भी कोई परवाह न थी। असद की बहन की शादी थी। जिस दिन बारात आनी थी उन लोगों ने एक भारी रकम की डिमांड की थी और असद की मां ने मुझे फोन किया था कि तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। मैंने कहा, आंटी, मदद वाली कोई बात नहीं, हम फैमिली हैं और आपके मसले अब मेरे मसले हैं। और मैंने बाबा से एक भारी रकम ये कह कर ली थी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूं। पहले भी कभी मुझसे पैसों का हिसाब किताब उन्होंने नहीं पूछा था। मैंने असद के घर वालों को वो रकम दी थी। उसकी मां मेरे गले लगी रो रही थी और मुझे ढेरों दुआएं दे रही थी। वो कह रही थी कि अगर आज तुम ना होती तो मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाता। वो सब मेरे एहसानमंद थे। असद ने कहा कि तुमने आज मेरी जो मदद की है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। मैं बहुत जल्द तुम्हें यह रकम लौटा दूंगा। मैंने उसे कहा, तुम खुद ही तो कहते हो कि दोस्तों में एहसान नहीं हुआ करते। तो असद ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोस्त हैं? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इतनी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं तुम्हारे लिए, कुछ भी कर सकता हूं। मैंने जो चाहा वो पा लिया था और मैं बहुत ज्यादा खुश थी।
पर असद का साथ मेरे लिए खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती था। मामा ने ठीक कहा था कि मुझे इंसान की पहचान नहीं है और तुम्हें तब समझ आएगी कि जब तुम ठोकर खाओगी। और मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूं। असद जॉब की तलाश में था और वो लोग वो मोहल्ला छोड़ देना चाहते थे। जब एक दिन असद की बहन ने मुझे कॉल की, उसका मुझे अभी से इज्जत देना, मुझे भाभी कहना बहुत अच्छा लगता था। उसने कहा, भाभी, मालिक मकान हमें परेशान कर रहा है, अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज हमारी मदद कर दें। हमें लालची मत समझिएगा, पर आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आप जो चाहें कर सकती हैं। और मैंने बाबा से कहकर उन्हीं के ऑफिस में असद को अच्छी पोस्ट दिलाई थी। बाबा कभी मेरी किसी भी बात को रद्द नहीं करते थे, पर बाबा ने कहा, एहसान भी ज़र्फ और औकात देख कर करना चाहिए। तुम मेरी लाडली बेटी हो, पर असद के मामले को लेकर तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी हो और मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, बाबा, कि आपके पास इतना वक्त है मेरे लिए जहां आप सब देख सके मेरे लिए? बाबा ने कहा, मैं चाहे जितना भी मसरूफ हूं, चाहे मेरे पास एक सेकंड भी वक्त ना हो, पर मैं कभी तुमसे गाफिल नहीं हुआ हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, कब क्या खाना पसंद करती हो, तुम्हें कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, मैं सब कुछ जानता हूं। एक बाप को जरूरत नहीं होती अपनी औलाद से ये कहने की कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार के इजहार के और भी बहुत से तरीके होते हैं, और मैं कभी तुमसे गाफिल नहीं हुआ हूं। और जो कुछ कर रहा हूं तुम सब के लिए, ताकि तुम सबको अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं, ताकि तुम सब एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। बाबा ठीक ही तो कह रहे थे। इस बात को बहुत देर बाद समझा था। बाबा चाहते थे कि मैं उनके भांजे से शादी करूं। वो डॉक्टर था और हमारे स्टेटस का था, पर मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मैं बाबा से ममा से बात करने को तरस जाती हूं, कल को अपने शौहर के वक्त के लिए भी तरसूं और फिर वो भी कहे कि मैं मसरूफ था। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। इसलिए मैंने असद को रिश्ता लाने का कहा, और बाबा ने जो रिश्ता मेरे लिए देखा था उससे इनकार कर दिया। मेरे घर पर एक तमाशा खड़ा हो चुका था। बाबा ने कहा कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम असद की हकीकत नहीं जानती हो। और मैं समझी कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। और असद ने भी मुझे समझाया था कि मेरे स्टेटस को लेकर तुम्हारे घर वाले बहुत बातें करेंगे, हो सकता है कि मुझे बुरा भला कहें। और ऐसा ही हुआ था। पर मुझे अपनी मोहब्बत के अलावा उस वक्त कुछ नजर ही नहीं आता था। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी और इसकी बहुत भारी कीमत अदा की थी। मुझे सब ने रोका था, पर तब मुझ पर मोहब्बत का भूत सवार था। लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मैंने यह हकीकत जानी कि मोहब्बत अंधी नहीं होती, बल्कि हम अक्ल से अंधे हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत में इतना डूब जाते हैं कि सही और गलत की पहचान भी नहीं कर सकते, और दूसरे हमारे मुखलिस होने का फायदा उठाते हैं। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी, पर मुझे मोहब्बत हो गई एक ऐसे शख्स से जो मोहब्बत के काबिल भी नहीं था। उस वक्त जो मेरे रास्ते में आता था या मुझे समझाता था, तो मुझे वही शख्स अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता था। बाबा और मामा इस रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे। वो कहते कि लड़का अच्छा नहीं है। वो जो कुछ उसके बारे में बताते मुझे सब कुछ झूठ लगता, क्योंकि मैं असद को अच्छे से जानती थी। बाबा कहते कि हमारा दिल नहीं मान रहा, और फिर मैंने हर तरह से उनको राजी किया। उसके लिए हर शख्स से लड़ी और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देने को तैयार थी। वो मुझे कहता कि हुरिया, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। मेरी हालत को देखते हुए घर वालों ने मेरी शादी असद से कर दी। मेरे लिए वो दिन सबसे खूबसूरत था। अपनी मोहब्बत को पा लेना खुशकिस्मती की बात होती है। पर मैं नहीं जानती थी कि जिस शख्स के लिए मैंने अपनी नींदें, अपना सकून और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो तो इस काबिल ही नहीं है। और शादी की रात वो बहुत देर से कमरे में आया, तो उसने हराम मशरूब पी रखा था, जिस पर हमारी पहली लड़ाई हुई। तो वो मुझसे मुआफी मांगने लगा कि दोस्तों ने धोखे से पिला दी। और मैं सच समझ बैठी, क्योंकि मैं अपने शौहर को शादी से पहले से जानती थी। वो तो सिगरेट तक नहीं पीता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे शादी को, कि जब मेरी सास ने मुझे समझाया और कहा कि तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो, क्यों इस किराए के घर में रहें हम? तुम ऐसा करो कि अपने बाबा से बात करो कि वो तुम्हें एक घर खरीद दें। मेरी भी बहुत ख्वाहिश है कि हमारा अपना घर हो। नई नई शादी थी। पहले मुझे आंटी की यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। अभी सोच ही रही थी जब बाबा खुद मुझे मिलने के लिए आ गए। माँ बाप
कभी अपनी औलाद से नाराज नहीं रह सकते। बाबा नए घर की चाबी देने आए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में हर वो आसाइश आ गई जो मेरे माँ बाप के घर में मौजूद थी। ये सब भी मेरा था। मैंने कभी असद से किसी भी चीज की कोई डिमांड न की थी। मुझे शादी के बाद भी बाबा से पॉकेट मनी मिलती रही। मैंने कहा कि बाबा, अब मैं बच्ची नहीं रही हूं, पर आप हर माह मेरे अकाउंट में रकम ना भेजा करें। बाबा ने कहा, तुम मेरी बेटी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी हो। पर पता नहीं क्यों बाबा अक्सर मुझे देखकर परेशान हो जाया करते थे। मेरी शादी को 3 माह होने वाले थे जब अचानक से मेरे शौहर का रवैया बदलने लगा और अक्सर घर पर हराम मशरूब पी कर वो आता था और मैं उससे लड़ती झगड़ती और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर अपने शौहर की असलियत वाजे होने लगी। एक दिन सुबह के वक्त जब वो नहा रहा था तो उसके नंबर पर कॉल आने लगी। मैं कभी उसका मोबाइल फोन चेक नहीं करती थी क्योंकि मुझे अपने शौहर पर बहुत एतबार था। पर उस दिन जैसे ही फोन उठाया तो कोई लड़की बोल रही थी जो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मैं बहुत मिस कर रही हूं। और मैं अपने शौहर का मोबाइल चेक करने लगी तो उसमें बेशुमार लड़कियां थीं। कुछ मेरी यूनिवर्सिटी की और एक तस्वीर पर मैं आकर रुक गई थी। ये वही लड़की थी जिसने खुदकुशी की थी। और जैसे ही मेरे शौहर ने मेरे हाथ में मोबाइल देखा तो मुझ पर बरस पड़ा। कहने लगा, यह सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने कहा, ये थी तुम्हारी मोहब्बत? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने ऐसा काम किया? तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी ना था। मुझे घिन आती है तुम्हारे वजूद से। तो मेरे शौहर ने कहा, क्या मैंने कहा तुमसे ये सब करने को? रहना है तो रहो, वरना यहां से दफा हो जाओ। पर जब मैंने कहा कि दफा मैं नहीं तुम सब लोग होगे, क्योंकि ये घर सब कुछ मेरा है, मेरे बाप ने दिया है, और वो मुझे धक्का देता हुआ चला गया। मेरी सास शोर की आवाज सुनकर कमरे में चली आई थी और कहने लगी कि बहू, मर्द ये सब कुछ करते रहते हैं। मैंने कहा, आंटी, क्या शादी से पहले भी मेरा शौहर ये सब करता था? और आप जानती हैं, उस दिन जो लड़की आई थी जो आपसे भीख मांग रही थी वो सच कह रही थी। पर मेरी सास ने कहा कि बहू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें क्या जरूरत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की? और वो चली गई। मैं उस दिन अपने घर आ गई। ममा ने मुझे कहा, हुरिया, वो शख्स किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं था। उसने पहले तुम्हारे बाबा से तुम्हारे लिए इतना पैसा लिया, फिर घर का कहा, हमने तुम्हें कुछ भी बताए बगैर दे दिया, लेकिन अब तुम्हारा ऐसे नाराज होकर घर आ जाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने ममा से कहा कि मैं नाराज होकर नहीं आई हूं, बस कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने आई हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं वापस चली जाती हूँ। ममा ने कहा कि अब जो भी है वो तुम्हारा शौहर है, उसको सुधारने की कोशिश करो। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और मैं बहुत कोशिश करती कि मेरा शौहर सुधर जाए, पर हर रोज एक नया रूप उसका मेरे सामने आता था। मेरा शौहर शुरू से ही औरतों में दिलचस्पी रखता था, पर खुद पर अच्छाई का एक ऐसा लिबादा ओढ़ रखा था कि मुझे उसकी औकात नजर ही नहीं आई। और फिर एक दिन मेरी दोनों नंदे मेरे घर आ गई और वो यहीं रहने लगी। उनके शौहर भी उनके साथ आए थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने बहुत गलत कर लिया हो। मेरे दिल में एक डर बैठ चुका था। मैं अपने घर भी कुछ नहीं बता सकती थी। जब एक दिन रात को अपनी सास और नंद को बात करते सुना, उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, भैया ने बहुत अच्छा हाथ मारा है, वरना आज तक जो लड़की भाई को मिली वो सब बहुत तेज और चालाक थी। हुरिया तो बहुत बुद्धू है, हम जो कहते हैं वो करती है। और भैया ने जैसे हुरिया के बारे में सब पता किया, फिर उसी की यूनिवर्सिटी जाता रहा। मुझे पहले लगता था कि इतने अमीर बाप की बेटी है, पता नहीं हाथ आएगी भी या नहीं, पर वो तो बहुत आसानी से हमारे हाथ आ गई और आप ही की शादी पर कैसे झूठ बोलकर अपने पैसे निकलवा लिए। इससे आगे वो और भी बातें कर रही थी और हंस रही थी, पर मेरे लिए वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। मेरी मोहब्बत का, मेरे खलूस का इन लोगों ने मजाक बना दिया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं, मातम करूं खुद पर। मैं तो समझी थी कि बस मेरा शौहर ऐसा है, पर ये सब लोग फ्रॉड थे। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों के साथ ये खेल चुके होंगे। मुझे नफरत हो रही थी इन सब से, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी शादी को 1.5 साल होने वाला था। सब मुझे बांझपन के ताने देते थे। मैं खुद को सजा दे रही थी, इसीलिए उन लोगों के साथ रह रही थी, क्योंकि ये रास्ता मैंने खुद चुना था। दिसंबर की सर्दियां थीं। मेरे शौहर ने रात मुझसे लड़ाई करके मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं बांझ थी। अच्छे से अच्छा इलाज करवाया गया, पर डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती।
मैं बहुत बदनसीब थी। मैं वहां से रोते हुए चली गई थी। हर तरफ सन्नाटा था। जब मैं एक बेरी के दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो होश उड़ गए क्योंकि मैं हामिला थी। ये बात शौहर को मालूम हुई तो मुआफी मांगकर मुझे वापस घर ले गया। लेकिन जब वक्त आने पर मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चे को देखते ही शौहर चीखने लगा, क्योंकि वो तो बच्चा माजूर था। शौहर मेरे पांव पकड़कर मुआफी मांगने लगा, पर मैं उसे मुआफ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गुनहगार था। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। जिस रात मेरी लड़ाई हुई थी उस दिन मैंने अपने शौहर को एक लड़की के साथ बुरी हालत में देखा था और हमारी बहुत लड़ाई हुई थी और उसने मुझे घर से निकाल दिया। और मैंने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, पर वो तो शुरू से बद किरदार था, जो मासूम लड़कियों को इस्तेमाल करता और फिर फेंक देता था। जिस रात मैं घर से निकली मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझसे गाड़ी भी ड्राइव नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे शौहर ने जबरदस्ती मुझे जूस पिलाया था जिसके अंदर कोई नशावर अद्वियात थीं। मैं घर पहुंचना चाहती थी पर बार बार मेरी आंखें बंद हो रही थीं। जब मुझे पानी की तलब हुई तो गाड़ी में पानी नहीं था। मैं गाड़ी से बाहर निकली और पानी तलाश करने लगी। जब एक दरख्त के नीचे मुझे पता नहीं चला कि मैं गहरी नींद सो गई। जब सुबह आंख खुली तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरा पेट भी फूला हुआ था। मैं जैसे तैसे करके घर पहुंची। मुझे अस्पताल ले जाया गया तो बताया कि किसी ने मेरे साथ बुरा फेल किया है। और तब मुझे पता चला कि मैं 5 माह की हामिला थी और ये बात मुझे भी मालूम न थी। मेरे जिस्म की तब्दीली को मैंने कुछ और ही समझा था और जब पता चला तो मेरे ही शौहर ने मेरे साथ बुरा फेल किया था। वो हराम मशरूब पीकर इतना अंधा हो गया था, उस पर शैतान इतना हावी था कि उसे पता ही नहीं चला कि जिस लड़की को वो कोई और समझ रहा था वो खुद उसकी बीवी है। और मेरा शौहर भी जानता था कि जिस लड़की के साथ उसने ये किया है वो हामिला है, और जिस हामिला औरत के साथ ऐसा होता है उन बच्चों में माजूरी या एबनॉर्मेलिटी आती है। ज्यादातर इसकी वजह यही होती है कि जब एक हामिला औरत अपने शौहर या किसी हादसे में इंटीमेट होती है, और साइंस भी इस बात को कन्फर्म करती है। मेरा शौहर मेरे पांव पकड़कर मुआफी मांगने लगा। उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर मेरी रूह पर जो जख्म थे वो कभी नहीं भर सकते थे। मेरे बाबा ने मेरे शौहर से सब कुछ छीन लिया था और वो जेल के अंदर तड़प रहा था। उसकी फैमिली दर दर की ठोकरें खा रही थी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर मेरे भोलेपन का, मेरी मुखलिसी का सब ने नाजायज फायदा उठाया था। जो गुनाह उसने किया था, मैंने तलाक ले ली थी। धोखा इंसान को बदल कर रख देता है। मैंने माजूर बच्चों के लिए एक एनजीओ खोल ली। अपने बेटे के साथ अब मैं खुश हूं, पर कभी भी किसी पर इतना अंधा एतबार नहीं करना चाहिए कि लोग आपको फुटबॉल समझकर किक मारते रहें। आपकी जात सबसे पहले है। खुद से मोहब्बत करना सीखें। कभी दूसरों के हाथ का खिलौना मत बने। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।